जन मन गण के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक और आज मेरे साथ हैं अम्बेसडर दिनकर श्रीवास्तव। अम्बेसडर दिनकर श्रीवास्तव 1978 बैच के आईएफएस ऑफिसर रहे हैं। अम्बेसडर श्रीवास्तव दो बेस्ट सेलर बुक्स के भी ऑथर हैं। अम्बेसडर श्रीवास्तव की पहली बुक का नाम है फॉरगॉटन कश्मीर, द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। बहुत कम लोग जानते हैं कि अम्बेसडर श्रीवास्तव पर कराची में 2 गन अटैक्स भी हुए हैं और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत मुश्किल समय गुजारा था। शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को इतिहास के कुछ पन्नों से जो बहुत कम लोग जानते हैं। अम्बेसडर श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं इतिहास से। कराची में जब आप डिप्टी कॉन्सुल जनरल थे, क्या अनुभव था आपका कराची में? आप पर 2 गन अटैक्स हुए, क्या परिस्थितियां रही थी और क्या वजह रही होंगी जो आप इन गन अटैक्स के टारगेट बने? धन्यवाद। मैं जब कराची गया था, शुरू में मैं कौंसल था, बाद में डिप्टी कौंसल जनरल हो गया था। जिस समय गन अटैक हुए हैं वो जून 92 में मैं कौंसल था और इसकी पृष्ठभूमि थी, वहाँ पे सिंध में मुहाजिरों के ख़िलाफ़ पहला मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया था। ये बड़ी अजीब ये विरोधाभास है कि मुहाजिरों ने, जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना की और पाकिस्तान की रचना की, 40 साल बाद वही पाकिस्तानी फ़ौज के शिकार हो गए। चूँकि ये बड़ी नाज़ुक परिस्थिति थी, तो उसमें उसकी वजह से कुछ तनाव रहा और काफ़ी उनको अ, अपनी, जब भी वहाँ आंतरिक परिस्थिति बिगड़ती है तो वो हिंदुस्तान को ब्लेम करते हैं और इसी पृष्ठभूमि पे मुझ पे वो 2 अटैक्स हुए। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये 2 अटैक्स, पहला हुआ था 9 जून 92 को और दूसरा एक हफ्ते बाद 16 जून 92 को। ये जो आजकल एक फ्रेज़ है नामालूम अफ़राद, उन्होंने नहीं किया था। ये सरकार की एजेंसीज़ के थ्रू हुआ था, आईएसआई, और इसका बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति भी है कि अटैक के मेरे ऊपर 3 बंदूकें थीं, एक पॉइंट ब्लैंक रेंज पे कनपट्टी पे और 2 बॉनेट के सामने। मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे साथ थे। मैं किसी तरह से गाड़ी में था, गाड़ी भाग सका और मैं एक पुलिस थाना था 5 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पहुँचा। तो साहब बड़ी हास्यास्पद स्थिति रही कि जो एसएचओ ने पूछा कि पहले तो बड़े पोलाइट थे, जैसे ही उनको पता चला कि मैं इंडियन कॉन्सुलेट में से हूँ, तो उन्होंने कहा सर मैं अभी आता हूँ, और उसके बाद वो 6 घंटे के लिए गायब हो गए। और उसका कारण ये था कि वो ऊपर से आदेश लेने गए थे कि ये मामला दर्ज कराएं या ना कराएं, क्योंकि उनको पता था कि ये उन्हीं के एजेंसीज़ ने ये किया था। और जिन लोगों ने किया था, हमारे पीछे आईएसआई के 2 एजेंट हमेशा साथ रहते थे, वो वहाँ थाने में भी मौजूद थे। जब एफआईआर दर्ज करने की बात हुई तो मुझसे पूछा गया कौन लोग थे। मैंने कहा साहब मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं तो गाड़ी चला रहा था। मेरे पीछे जो आईएसआई वाले मोटरसाइकिल पे थे, उनसे पूछिए, उन्होंने देखा था। उनको बुलाया गया। उनका जवाब था, ये हट्टे-खट्टे फ़ौज के जवान, आईएसआई पाकिस्तानी फ़ौज है। उनका जवाब था कि साहब मैं तो डर गया, इसलिए मैं देख नहीं पाया कि ये किसने इन पे अटैक किया। मैंने कहा साहब अटैक तो मुझ पे हो रहा है और डर आप गए और आप फ़ौज के आदमी हैं। तो ये सुन के वो निकल गए। तो असली कारण तो मैं ख़ास यही था कि चूँकि उनकी अपनी आंतरिक स्थिति बड़ी ख़राब थी, इस वजह से वो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे और ये अटैक हुए। बात करते हैं दिसंबर 1992 की। आप और आपके साथी उस वक्त वहीं मौजूद थे। क्या परिस्थितियां थी, क्या माहौल था और कैसे आपने अपनी जान बचाई?
साहब आप जिस घटना की बात कर रहे हैं ये 8 दिसंबर 1992 को हुई। ये बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के 2 दिन बाद भी, और उसको उसी का रिएक्शन बताया गया। मैं उस समय डिप्टी कौंसल जनरल था और कौंसल जनरल थे राजीव डोगरा साहब। हम लोग दोनों ऑफिस में थे जब ये खबर आई कि कौंसल जनरल के घर में भीड़ घुस आई है और आग लगा दी है। उस समय उसमें उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, 2 नौकरानियाँ थीं। हम लोगों ने कोशिश की कि सरकार की तरफ से कुछ पुलिस प्रोटेक्शन मिले, कोई जवाब नहीं आया। करीब 6 घंटे हमें इसका इंतज़ार करना पड़ा जब भीड़, और इसी बीच कौंसलेट को भी भीड़ ने घेर लिया था। तो करीब हमें 6 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। जब भीड़ छटी तो हम लोग गए, और वो उनकी भगवान की दया से वो बीवी बच्चे बच गए थे। वो इसलिए बच गए थे क्योंकि वो एक छोटे कमरे, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके एक छोटे कमरे में छिप गए थे, और भीड़ में जो थी वो लूट-पाट में लग गई। और मज़े की बात ये है कि इस्लाम के नाम पे ये सब हुआ, और वो सारी उनके जो लिकर की बॉटल्स थीं, वो सब लेके चले। कोई भी तोड़ी नहीं, फर्नीचर तोड़ दिया, सब और सामान तोड़ दिया, बोतलें उठा के ले गए। और हम लोग वहाँ, दूसरा मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि साहब एक बड़ा फ़र्क रहा, जो वहाँ पे एक मुहाजिर एमक्यूएम का एक पेपर होता था, अमन, उनके एडिटोरियल में उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा साहब हिंदुस्तान में एक मस्जिद गिरी तो 4 राज्य सरकारें बर्खास्त हो रहीं। पाकिस्तान में 3000 मंदिर सिंध इंटीरियर में डिस्ट्रॉय कर दिए गए, और उसका कुछ भी मुआवजा नहीं हुआ, और चलती रही। एक मैं आखिरी बात करना चाहूँगा। उस समय नवाज शरीफ सरकार वहाँ पे इस कैंप में थी। बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन लीडर थी। बाबरी मस्जिद के हादसे के 2 दिन तक नवाज शरीफ साहब ने कुछ काफ़ी संयत बरता, कोई टिप्पणी नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो ने उसको, लोगों को प्रोवोक किया, और और उसी के बाद वो फिर सरकारी एजेंसीज, ख़ास तौर से आईएसआई जो आर्मी के अंडर में होती है, ये तो उनका पूरा हाथ उसमें था। क्योंकि बाद में हम लोगों को पता चला कि जो भीड़ घुसी वो अनियंत्रित भीड़ नहीं थी। कौंसल जनरल के घर के सामने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ऑफिस था, और उसी ऑफिस से भीड़ को सामान दिया गया कि वो जाके कौंसल जनरल के घर की चारदीवारी तोड़ें और आग लगाएं। मेरा एक इससे रिलेटेड सवाल है। आपने कराची में जो वक्त बिताया, और जाहिर सी बात है कि एमक्यूएम जो वहाँ पे एक मुहाजिर पॉलिटिक्स का एक कंसोलिडेटेड फोर्स बन के जो पार्टी निकली, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में एमक्यूएम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, और आपने आपके दृष्टिकोण से कितनी पावरफुल ये ऑर्गेनाइजेशन थी, और जिस नाजुक दौर से कराची गुजर रहा था, और जो उस वक्त पे मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे थे, वो लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते थे? अगर आप इस पे जी हज़ारा का सर, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की परिकल्पना और पाकिस्तान की रचना दोनों मुहाजिरों ने की। जिन्ना मुहाजिर थे, लियाकत अली खान मुहाजिर थे। तो ये तो बड़ी भाग्य की विडंबना कहिए, या उर्दू में कहूँ ये तो बदकिस्मती तो रही मुहाजिरों की, कि जिस जो मुल्क उन्होंने बनाया उसी मुल्क में वो उसी मुल्क की, पाकिस्तान की फौज के शिकार हो गए। और मुहाजिरों का एलिनेशन ये तो मिलिट्री ऑपरेशन तो 92 में हुआ, मगर उनका एलिनेशन उससे काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। ये तब से शुरू हुआ जब जिन्ना और लियाकत अली खान के जाने के बाद मुहाजिरों के हाथ से राजनीतिक सत्ता निकल गई। वो चूंकि पढ़ा लिखा वर्ग था तो उनका ब्यूरोक्रेसी में रोल था, वो भी ख़त्म कर दिया भुट्टो सरकार ने लैंग्वेज बिल ला के, और लैंग्वेज के नाम पे उन्होंने
सरकारी पदों में सिंधी स्पीकिंग लोगों के लिए बड़ा कोटा बना दिया, जिससे इनके अवसर और भी कम हो गए। MQM जो आपने कहा, इसका पूरा नाम है मुहाजिर कौमी मूवमेंट। ना ये बड़ा सिंबॉलिक नाम है, क्योंकि कौम के मतलब होता है नेशन। इसके मतलब है कि मुहाजिरों को लगा कि सिर्फ पाकिस्तान होना काफ़ी नहीं है, उनको एक अलग कौम बनना है। और उन्होंने ये जो कौम का एहसास है, उस पार्टी के नाम से ही आपको लगेगा, ये पार्टी के नाम में ही है। उसके बाद वो फिर मुत्तहिदा कौमी भाई बन के उसके उन्होंने नहीं, कौम तो फिर भी रहा, उसी भाग में उन्होंने उसका नाम मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर दिया। लेकिन एक दूसरी चीज़ है कि ये बड़ी अजीब चीज़ है कि मुल्क के हिंदुस्तान से आने के 40 साल बाद भी मुहाजिर वहाँ के लोगों के लिए बाहर वाले ही थे, उनका नाम ही मुहाजिर था, जो बाहर से आए। तो उनका इंटीग्रेशन 40 साल तक नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ है। ये ज़रूर है, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल दिया, लेकिन उनकी जो परिस्थिति है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। उनका हिंदुस्तान के बारे में क्या ख़्याल है, मैं इस पे आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। जब ऑपरेशन क्लीनअप लॉन्च हुआ, जो ख़ास तौर से वो सिर्फ मुहाजिरों के ख़िलाफ़ था, उसकी शायद इन लोगों को कुछ भनक मिल गई थी। तो MQM के जितने सीनियर फंक्शनरीज थे, पदाधिकारी थे पार्टी के, उन्होंने सबने अपने बीवी बच्चों को हिंदुस्तान भेज दिया। और हम लोगों को पता नहीं था। ये ज़रूर हम लोगों ने नोटिस किया कि जो कॉन्सुलेट के बाहर जो वीज़ा की लाइन लगती थी, वो बढ़ गई। नाउ इशू इज़ कि आप मुसीबत के वक्त में अपने परिवार वालों को कहाँ भेजेंगे? आप अपने परिवार वालों को ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ वो सबसे सुरक्षित समझे जाए। तो पाकिस्तान बनने के 45 साल बाद मुहाजिरों को पाकिस्तान में असुरक्षा की फीलिंग रही, और उनको सबसे सुरक्षित स्थान अपने परिवार के लिए क्राइसिस में हिंदुस्तान लगा। क्या अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जिस पे आपने एक बुक भी लिखी। इस पे आपका बहुत गहरा रिसर्च रहा है वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, और आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को एक फ़र्क भी समझाएं, जिसको हम POJK कहते हैं। उसमें बहुत डिफरेंट जोग्राफीज़ हैं, उसमें डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। उसका आप हमें थोड़ा एक विश्लेषण आप दें, जिसको वेस्टर्न जम्मू, जिसको सो कॉल्ड पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, और वहाँ पे पॉलिटिकल माहौल क्या है, वहाँ क्या आंतरिक स्थिति है, और उस जगह का इंटीग्रेशन जो है वो क्यों एक खतरे में है, और क्यों एक कन्फ्यूजन, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है। और एज ए डिप्लोमैट इंडिया ने इस पर क्या इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं पिछले 70-75 सालों में? सर, जिसको हम POJK कहते हैं जी। और उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अगर आप नक्शे में देखिए तो आज़ाद कश्मीर POJK का एक बहुत छोटा हिस्सा है, करीब 15%। उसका जो बड़ा हिस्सा है वो नॉर्दर्न एरिया कहलाता है। उसका नाम इन्होंने बदल दिया गिलगित बल्तिस्तान, और नाम बदलने की प्रक्रिया के पीछे राज है कि वो इस पूरे इलाके को उसके ऐतिहासिक संदर्भ से दूर करना चाहते हैं। उसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये कहना काफ़ी होगा कि जो 85% 85% हिस्सा जो POJK का था, वो पाकिस्तान ने हड़प लिया बिना प्लेबिसाइट के। तो प्लेबिसाइट तो नारा देते हैं, और वो हड़पने के पीछे वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ उस ज़माने में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे, उनकी अनुमति से ये काम किया, और उनके साथ एक कराची समझौता हुआ 1949 में। जी।
वो समझौता कभी उन्होंने पब्लिक में बताया नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बिना प्लेबिसाइट के पीओके का टेरिटोरियल स्टेटस को बदल दिया था। जी, बिना जनमत संग्रह के उन्होंने पीओके का जो 3/4 से बड़ा इलाका पाकिस्तान में हड़प लिया था। इस वजह से उसको गुप्त रखा गया। ये बात सामने आई 1992 में एक पीओके हाई कोर्ट के जजमेंट में। जो पीओके की जितनी पार्टीज थी उन्होंने मिल के एक केस फाइल किया पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कि वो इलाका हमें वापस दे, और पीओके हाई कोर्ट ने उस पे अपने जजमेंट में कहा कि ये बात सही है, वो इलाका वापस होना चाहिए। तक ये कराची समझौता आया। अब अगर आप आज की स्थिति देखें तो वहाँ पे ना ही कोई जो नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार है, वो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, जिसे आप हम पीओजे के गवर्नमेंट कहते हैं, उनके पास नहीं है। वो इस्लामाबाद ने अपने हाथ में रखा है। वैसे ही वहाँ बाहर से आके ज़मीन खरीदने पे उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरी बात, वहाँ का डेमोग्राफिक कंपोजिशन तो शुरू से ही उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ आर्टिकल 370 ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। और जो सिटीजनशिप की डेफिनेशन जो पीओजेके के संविधान में है, वो डेफिनेशन कहती है कि anyone who for the time being is residing in पीओजेके और पाकिस्तान is considered a state subject in accordance with the order of 1927। जो ऑर्डर ऑफ 1927 ये महाराजा के ज़माने में हुआ था। इस परिभाषा में अजीब चीज़ है जो कहते हैं एनीवन हु इज रिजाइडिंग फॉर द टाइम बीइंग आइदर इन पाकिस्तान और पीओजे के। तो अंतर कहाँ रहा? कोई भी पाकिस्तानी कह सकता है कि साहब हम तो पीओजे के स्टेट सब्जेक्ट हैं। तो उन्होंने ये इस तरह की लूज डेफिनेशन बना के वहाँ का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दिया। आज़ादी के बाद पार्टीशन, आज़ादी तो हिंदुस्तान में आई, पाकिस्तान में आई, पीओजेके में नहीं आई। वहाँ पे सन 70 तक कोई इलेक्शंस नहीं हुए, और जब इलेक्शंस हुए और उसके बाद एक संविधान बना, उस संविधान में सारी शक्तियाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्टेड लेजिस्लेचर में नहीं निहित है। संविधान बनता है डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स डिफाइन करने के। जब पीओजेके का संविधान है, वो पीओजेके में पाकिस्तान की क्या पावर्स हैं वो डिफाइन करता है, और पीओजेके की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड लेजिस्लेचर है उसकी पावर्स कहीं डिफाइन ही नहीं है। तो ये तो एक तरह से रूल बाय प्रॉक्सी था। ऊपर से उन्होंने एक मलम्मा लगा दिया, पाकिस्तान का कंट्रोल इलेक्शन के बाद भी चलता रहा। इस रूल बाय प्रॉक्सी का बड़ा क्रिटिसिज्म पीओजेके में रहा। 2018 में आर्टिकल 370 यहाँ पे 2019 में अबॉलिश हुआ। उसके एक साल पहले पाकिस्तान ने ये पावर्स जो थीं, जो वहाँ पे कश्मीर काउंसिल एक बॉडी बनाई थी जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हेड करता था, उसमें निहित थी, वो पावर्स उन्होंने कश्मीर काउंसिल से निकाल दी। लेकिन वो पावर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं लौटाई, वो पावर्स अब पाकिस्तान सरकार ने खुद ले ली हैं। तो ये तो बड़ी अजीब चीज़ है कि पाकिस्तान सरकार ना सिर्फ बाहर से उनको कंट्रोल, ऊपर से कंट्रोल करता है, बल्कि पीओके के अंदर भी जितनी पावर्स हैं वो पाकिस्तान सरकार ही कंट्रोल करता है। ये आप अगर देखें, जैसे हमारी संवैधानिक के हिसाब से एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है। एटलीस्ट स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट्स को स्वाधीनता होती है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, पंजाब, कश्मीर, सिंध वगैरह के लिए। लेकिन पीओजेके में जो पीओजेके की पावर्स हैं वो भी इस्लामाबाद ही एक्सरसाइज करेगा। तो ये इतनी बड़ी चीज़ आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने के पहले ये चेंज उन्होंने पीओजेके में वो कर दिया था। इसके मतलब वहाँ कोई पावर्स है ही नहीं। और गिलगित बल्तिस्तान में व्यवस्था और भी ख़राब है। वहाँ जितनी पावर्स थी
वो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के में निहित हैं, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गिलगित बल्तिस्तान का ना ही सिटीज़न है, ना ही वो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के सामने अकाउंटेबल। तो ये तो उपनिवेशवाद है, कॉलोनियलिज्म है। मेरा अगला सवाल है ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर डिप्लोमेटिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर इसको आप कैसे देखते हैं? और भारत ने जो एक संदेश दिया है दुनिया को, आप एज अ डिप्लोमेट आपकी इस पे क्या राय है? इसका पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर क्या असर पड़ेगा? इस पे आप क्या? ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान साहब बड़ा सफल ऑपरेशन रहा है। ये मैसेज बड़ा क्लियरली गया है कि हम आतंकवाद को नहीं टॉलरेट करेंगे, और हम अपने को स्वतंत्र समझेंगे पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करने के लिए। इससे ये पहले भी 2 बार हुआ है उरी के बाद और बालाकोट ऑपरेशन के टाइम में, लेकिन इस बार ये काफ़ी व्यापक परिणाम पे हुआ है। न सिर्फ आतंकवादी ठिकाने पीओजेके में जो थे उन पे हमला हुआ, बल्कि जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने थे, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर थे, उनको हिंदुस्तानी वायुसेना ने बर्बाद कर दिया है। ये अटैक्स कराची, इस्लामाबाद तक पहुँचे। तो इससे एक बड़ा ज़बरदस्त संदेश पाकिस्तानी सेना को मिल गया है कि आतंकवाद के समर्थन की कॉस्ट होगी। मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही, ख़ास तौर से कारगिल के बाद से और कारगिल से के टाइम से, कि वो न्यूक्लियर थ्रेट की आड़ में आतंकवाद जारी रखे। कि साहब अगर आतंकवाद का कोई कन्वेंशनल रिस्पॉन्स इंडियन फोर्सेस करेगी, तो उनका धमकी रहती थी कि इसका एस्केलेशन न्यूक्लियर लेवल पे हो जाएगा। हमने इस घटना चक्र में देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उनका जो न्यूक्लियर डफ था वो भी एक्सपोज हो गया। और इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल पे जाऊं, मेरा एक बहुत ही क्यूरियस सवाल है। क्या पीओजेके के लोग हिंदुस्तान में शामिल होना चाहेंगे? साहब मैं इसका जवाब थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूँगा। हमें इसको पीओजेके के संदर्भ में कि नहीं देख कश्मीर के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। हमें पाकिस्तान की पूरी आंतरिक स्थिति देखना चाहिए। अब तो पाकिस्तान विघटन के इसकी सीमा पे है, जहाँ पे सिर्फ पीओजेके के लोग नहीं, बल्कि जो बड़े प्रदेश हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब को छोड़ के बाकी तीनों प्रदेश तो हाँ, तो वो पाकिस्तान से उनको मौका मिले वो अलग ही शायद रहना पसंद कर। और मेरा आखिरी सवाल है आपकी आने वाली बुक से, पाकिस्तान आइडियोलॉजी, स्ट्रैटेजीज एंड इंटरेस्ट्स। आप हमारे दर्शकों को अपनी आने वाली किताब के बारे में बताएं, उसका महत्व, और उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर, मैं कराची में करीब 1.5 साल में एक पोस्टिंग रही, और ये छोटी पोस्टिंग थी लेकिन बड़ी इवेंटफुल पोस्टिंग थी। और उसमें मैंने ये फ्रेज़ बार बार सुना, नज़रिया पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और अभी जो जनरल मुनीर की 16 अप्रैल की स्पीच थी, उन्होंने स्पीच शुरू की अपने दर्शकों को ये कहते हुए कि वो एक सुपीरियर आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। तो उनका इशारा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से था। ये आइडियोलॉजी कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका पूरे समाज और सरकार पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है।
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के नाम पे वहाँ सरकारें 2 सरकारें बर्खास्त हुई, सिंध और खैबर पख्तून नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की 72 में। जो मेन ऑपोजिशन पार्टी उस समय की थी एएनपी, उसको डिसॉल्व किया। 2017 में, अभी रिसेंट बात है, नवाज शरीफ साहब की सरकार जिसको पूर्ण बहुमत था, उसको बर्खास्त किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की दुहाई दी है। ये क्या आइडियोलॉजी है? ये आइडियोलॉजी ना सिर्फ प्लुरलिज्म और सेक्युलरिज्म को से इनकार करती है, बल्कि इसमें डेमोक्रेसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। और इसने सिर्फ इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस और सेंट्रल कंट्रोल बाय द न्यूज़ को बढ़ावा दिया। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सिंधी, बलोच और पश्तून नेशनलिटीज़ हैं, उनके नेशनल एस्पिरेशंस को, जो डेमोक्रेसी में एक एक स्पेस मिलती है जिससे वो इंटीग्रेट हो सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं बची है। क्योंकि पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्मी अब डिसाइड करती है, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, वफाक और ख़ास तौर से आर्मी का ही। हमारे इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपने दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अमरजीत श्रीवास्तव की पहली बुक फॉरगॉटन कश्मीर, जिसको इंटरेस्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को स्टडी करने में, ये बुक एक तरीके से इंसाइक्लोपीडिया है। और जितना सक्सेस अमरजीत श्रीवास्तव की इस बुक को मिला, ये हमारी प्रार्थना रहेगी कि उनकी आने वाली बुक को उससे ज़्यादा सक्सेस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अमरजीत श्रीवास्तव। थैंक्स।